बाद जो प्रश्न है मित्रों वो विस्तृत उत्तर है। 3 प्रकार के प्रश्नोत्तर हमारे प्रश्न पत्र में होते हैं। एक होते हैं 5-6 वाक्य में यानी कि विस्तृत, दूसरे होते हैं 2-3 वाक्यों में और एक होते हैं 1 वाक्य में। तो प्रस्तुत जो प्रश्न है वो विस्तृत उत्तर है यानी कि उसमें हमें 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिया है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो जैसे कि गद्य की शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि लेखक का मन आखिर क्यों बैठ जाता है। तो हमने देखा कि जब भी लेखक समाचार पत्र हाथ में लेते हैं तो समाचार पत्र के अंदर चोरी, डकैती, तस्करी एवं भ्रष्टाचार की बातें भरी हुई रहती हैं। दूसरा, तो जो भी राजनैतिक पक्ष है वो एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, खुद की गलती नहीं मानते हैं। आरोप किसी और पे, वो आरोप फिर वो सामने लगाता है, आरोप प्रत्यारोप। और मान लो कि देश में ईमानदार कोई रहा ही नहीं है, सब बेईमान हो गए हैं। तो दूसरी ओर इंसान के पास जितना ऊंचा ओहदा है, जितना ऊंचा पद है, उसके दोष भी अधिक हैं। जितना पद ऊपर उतने ही दोष अधिक, गलतियां उतनी ही ज़्यादा, दुराचार उतना ही ज़्यादा। तो यह सारी बातों को लेकर लेखक है उनका मन बैठा जा रहा है। जितने भी ये लोग हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक पक्ष से जुड़े हो या फिर देश की ठगाई तस्करी में जुड़े हो, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त यानी कि मशगूल, अपने ही स्वार्थ में रहते हैं। तो ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से लेखक है उनका मन बैठ जाता है। तो यहाँ पे भी मित्रों आप देख सकते हो कि मैंने एकाध शब्द में सारे पॉइंट बनाए हैं जिस करके आपको याद रहे, लेकिन उत्तर लिखते वक्त आपको इसे विस्तृत करना है। जैसे कि पहला पॉइंट लिया कि देश में चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार से समाचार भरे रहते हैं। तो हमें शुरुआत ऐसे करनी है, लेखक का मन बैठा जा रहा है क्योंकि जब भी लेखक समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें केवल, और फिर ये पॉइंट लिखना है, 2 चोरी डकैती के समाचार भरे रहते हैं। फिर देश के अंदर जितने भी राजनीतिक पक्ष हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, एक दूसरों का दोष देते रहते हैं, इस प्रकार विस्तृत करना है। फिर तीसरा पॉइंट है देश में ईमानदार नहीं बचा है। तो लिखना है कि लेखक को ये सारी बातें सुनकर और देखकर कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होता है कि मान लो कि देश में कोई ईमानदार इंसान बचा ही नहीं है, इस प्रकार विस्तृत करके लिखना है। फिर लेखक सोचते हैं कि समाज के अंदर जितने ऊंचे पद पर लोग विराजमान हैं उनके दोष भी ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, और ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं दुराचार से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त है। तो इस प्रकार मित्रों विस्तृत उत्तर ये होता है, लेकिन आपको आसानी से याद रह जाए इसलिए मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको इन्हें थोड़ा विस्तृत करके उत्तर लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो जैसे कि हम गद्य में देख रहे हैं कि ये शब्द आया हुआ था, महामानव समुद्र। आखिर ऐसा भारत को क्यों कहा। तो पहली बात, प्राचीन एवं विशाल देश, तो इसे विस्तृत करके लिखना है कि सदियों से भारत बड़ा ही प्राचीन और साथ साथ बहुत विशाल देश रह चुका है। दूसरी बात, सदियों से अनेक जातियों ने अपना बसेरा भारत देश में किया हुआ है, और इसमें हम उदाहरण भी लिख सकते हैं कि भारत देश के अंदर आर्य संस्कृति से लेकर द्रविड़ संस्कृति, उसके अलावा हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यूरोपीय और भारतीय, ये दोनों के आदर्शों का मिलन इस भारत भूमि पे हुआ है। ईसाई पहले भारत में नहीं थे, लेकिन जब से यूरोपीय प्रजा भारत पे आई और वापस गई तो बहुत सी प्रजाएं यूरोपीय ऐसी थी जो भारत में ही बस गई, भारत की नागरिक बन के ही रह गई, और इसी का परिणाम है कि आज भी भारत के अंदर ईसाई प्रजा देखने को मिलती है।
यानी कि क्रिश्चियन। तो इस कारणवश भारत की भूमि जो है उसे महामानव समुद्र कह सकते हैं, क्योंकि कोई एक या दो जाति यहाँ पे बसेरा नहीं करती है। यहाँ पे तो जितनी जातियाँ पूरे देश दुनिया में हैं उतनी सारी जातियाँ एकमात्र भारत में मिलाती है। और विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव भी भारत पे पड़ता रहा है, जिसे हम आज कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमीकरण। कहीं ना कहीं विदेशी सभ्यता को भारत ने अपना लिया है, भारत पे उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं सभी कारणवश भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार जो मैंने आपको समझाया है, उत्तर में इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको याद रहे इसलिए मैंने बनाए हुए हैं। और देशी विदेशी लोग समा गए हैं, यानी कि देश विदेश के लोग आज भारत के अंदर भारत के नागरिक बनकर यहाँ रह रहे हैं। आज भी ऐसे लोगों का बसेरा भारत में है। अब इसके अलावा 2 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हुए हैं कि कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो वो जो घटना हमने पूरी पढ़ी उसे संक्षिप्त में यहाँ आपको वर्णन करना होगा। और दूसरा कि धर्म को भारत में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। ये 2 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर आपको गद्य की समीक्षा करके खुद लिखने हैं। उसके बाद मित्रों यहाँ पे मुहावरे और उनके अर्थ समझाए गए हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा कि प्रश्न पत्रों के रूप में मुहावरे जो हैं उन्हें हमें वाक्यों में भी प्रयोग करना रहता है, लेकिन वाक्य आप अपने तरीके से कोई भी लिख सकते हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जो वाक्य इस गद्य या पद्य में होते हैं वही लिखे जाए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अर्थ लिए हैं, वाक्य में प्रयोग आप अपने तरीके से कोई भी वाक्य ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाक्य है कि कातर ढंग से देखना। कातर ढंग से जो ड्राइवर है वो लेखक के सामने देख रहा था, भयभीत होकर देखना। तो यहाँ पे हम वाक्य लिख सकते हैं कि जब यात्री ड्राइवर को मार पीट रहे थे तब ड्राइवर लेखक के सामने कातर ढंग से देख रहा था। तो जो मुहावरा है उसका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है, ना कि अर्थ का। पहले अर्थ लिखना है और फिर हमें वाक्य बनाना है। दूसरा है ढाढ़स बंधाना। ढाढ़स बंधाना यानी कि तसल्ली देना कि हाँ भाई आपका ये काम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ड्राइवर ने यात्रियों को ढाढ़स बंधाया कि दूसरी व्यवस्था वो लोग कर देंगे, किसी को परेशान नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार हमारे गद्य के अनुरूप ये वाक्य बन सकता है। फिर है पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना। तो इसमें हम ऐसी कोई घटना तो नहीं है हमारे गद्य में, सिर्फ ऐसा कहते हैं कि जो पर्दाफाश हो रहा है आजकल समाचार पत्र द्वारा, तो उसके अनुरूप हम वाक्य लिख सकते हैं कि समाचार पत्रों में ऐसी बहुत से भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश हुआ है। उसके बाद है मन बैठ जाना यानी कि उदास होना। तो इसमें भी हम गद्य के अनुरूप लिख सकते हैं कि देश में आजकल जो दुराचार बढ़ रहे हैं वो देखकर लेखक का मन बैठ गया है। उसके बाद का प्रश्न है ज्योति बुझना यानी कि मरना। तो यहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में लिख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो सेनानी थे वह संपूर्ण भारत के सदाचार के सपने को साथ लेकर ही उनकी ज्योति बुझ गई, यानी कि वो मर गए। फलना फूलना यानी कि समृद्ध होना। तो हमारे गद्य के अनुरूप में वाक्य क्या बन सकता है, झूठ और फरेब के रोजगार फलने फूलने लगे हैं। फिर है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना। जैसे ही यात्रीगण ने मारने पीटने की बात की, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ आई। तो इस प्रकार मित्रों महत्वपूर्ण जो कोई भी मुहावरे थे हमारे गद्य के अंदर वो प्रस्तुत मुहावरे हैं, वो इसके अर्थ भी हैं। वाक्य मैंने कहे वो भी आप लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से भी इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों जो प्रश्न पत्रों में पहले 30 मार्क्स के अंदर जो हमें रिक्त स्थान पूछे जाते हैं वो यहाँ पे मैंने उदाहरण स्वरूप लिए हैं। पहला रिक्त स्थान है कैसे कहूँ कि खाली जगह एकदम समाप्त हो गई है। तो ये तो हमें गद्य के आधार पे ही लिखना है।
तो क्या समाप्त हो गई है? मनुष्यता। लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे और लेखक के जीवन में बनी हैं जिसके द्वारा हम ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्यता है ही नहीं। उसके बाद केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। क्या क्या है जो मात्र कायर और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है? सच्चाई। क्योंकि आज तो सच्चाई का मूल्य रहा नहीं है, झूठ और फरेब का। लेकिन जो बेबस लोग हैं, भीरू लोग हैं, शायद उनके हिस्से में आज सच्चाई पड़ी हुई है। फिर कहते हैं कि हर व्यक्ति खाली जगह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो हर इंसान को हम कैसी दृष्टि से देखते हैं? संदेह की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से। सामने इंसान में हमें अच्छाइयाँ नहीं दिखाई पड़ती, पहले ही हम पे उस पर संदेह हो जाता है। तो इस प्रकार ये 3 रिक्त स्थान के उत्तर मैंने दिए हैं। बाकी के 3 रिक्त स्थान के उत्तर आपने देने हैं। आप गद्य की समीक्षा कीजिए, उन वाक्यों को गद्य के अंदर ढूंढिए और इसका उत्तर लिखिए। जैसे कि भारतवर्ष ने कभी भी खाली जगह वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। फिर आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया और संयम को खाली जगह मान लिया। और तीसरा, खाली जगह को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो ये तीनों घटनाक्रम हमारे गद्य के अंदर हैं। आप उसके उत्तर गद्य का एक एक वाक्य पढ़ के इसका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद मित्रों एक प्रश्न हमें पूछा जाता है कि एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में नहीं, सिर्फ एक शब्द में। तो पहला प्रश्न है कि भारत के आदर्शों को कौन भूल गया है? तो मात्र एक शब्द में उत्तर लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। तो कौन आदर्श को भूल गया है? क्योंकि जिम्मेदार लोग भूल गए हैं। उसके बाद है टिकट बाबू में कौन सा गुण था? जो रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने गए थे और टिकट बाबू वापस देने के लिए आए तो वहाँ पे हमें उनकी ईमानदारी दिखाई देती है। तो कौन सा गुण था? ईमानदारी का। फिर कहते हैं कि हमें क्या होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारा गद्य का नाम भी है, निराश। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद के जो 2 प्रश्न हैं मित्रों, वो मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं कि हमारे देश में कानून से बड़ा किसे माना गया है और बस कंडक्टर क्या लेकर आया। ये 2 प्रश्न के उत्तर आपको अपने तरीके से गद्य में से ढूंढने हैं। और जितने भी प्रश्न मैंने मित्रों आपको दिए हैं वो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अटैचमेंट के साथ वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आप बाद में उनकी खराई कीजिएगा। पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने तरीके से गद्य में से ढूंढने का पूर्ण प्रयत्न